नमस्कार, कोर्ट दिस वीक में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते की कोर्ट की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। दिल्ली की विशेष सत्र अदालत ने एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ जारी एलओसी लुकआउट नोटिस को रद्द करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। हालांकि अदालत ने सीबीआई निदेशक की माफी के संबंध में मजिस्ट्रेट अदालत के निर्देश को खारिज कर दिया। सीबीआई को 7 अप्रैल को एक अदालत ने पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर या एयरपोर्ट अलर्ट को तुरंत रोकने का आदेश दिया था, जिसके कारण उन्हें 6 अप्रैल को अमेरिका जाने से रोक दिया गया था। जांच एजेंसी को एक लिखित माफी भी सौंपने के लिए कहा गया था। कहा गया कि पटेल को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। साथ ही अदालत के आदेश के बाद जब पटेल हवाई अड्डे पर गए तो उन्हें फिर से उड़ान भरने से रोक दिया गया। केंद्र ने पहले सीबीआई को विदेशी योगदान नियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए पटेल पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ही पिछले साल दिसंबर में दायर आरोप पत्र पर एक विशेष अदालत के लिए कार्रवाई शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के कर नजरबंदी आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने के लिए नजरबंदी के नाम पर किसी आरोपी की व्यक्तिगत आजादी को बलिदान पर नहीं चढ़ा सकते हैं। तेलंगाना सरकार ने नौकरी तलाश रहे हजारों लोगों को चूना लगाने के मामले में 19 मई 2021 को आरोपी की नजरबंदी का आदेश जारी किया था। इस टिप्पणी के साथ ही पीठ ने हाईकोर्ट के 25 जनवरी को आए फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को नजरबंदी से राहत देने से इनकार कर दिया गया था। साथ ही आपको बता दें कि 19 मई 2021 को आया प्रदेश सरकार का नजरबंदी आदेश भी खारिज किया जाता है। पीठ ने कहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई चल रही है, ये उसे नजरबंद करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना सरकार बेरहमी से एहतियातन हिरासत का इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्वतंत्रता के नाम पर हिरासत पर सख्त रुख इख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एहतियातन हिरासत के नाम पर केवल इसलिए किसी आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बलि नहीं दी जा सकती कि वे आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहा है। अदालत ने नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों को ठगने के आरोपी की हिरासत के तेलंगाना सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की आशंका सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के मानक को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने स्वीकार किया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की प्रकृति गंभीर है, लेकिन हिरासत आदेश तेलंगाना अधिनियम 1986 के तहत बिना उचित विचार के पारित किया गया। पीठ ने कहा, हम अपील को स्वीकार करते हैं और हाई कोर्ट के 25 जनवरी 2022 के आक्षेपित फैसले को रद्द करते हैं। 19 मई 2021 को बंदी के खिलाफ पारित किए गए हिरासत आदेश को रद्द किया जाएगा। हिरासत के आदेश को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने 25 जनवरी 2022 को याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा कि बंदी के खिलाफ आरोपों की प्रकृति गंभीर है। हालांकि केवल इस आधार पर एहतियातन हिरासत के नाम पर किसी आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बलि नहीं दी जा सकती है कि व्यक्ति आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22 को विशेष रूप में शामिल किया गया और संविधान सभा में इस पर व्यापक चर्चा हुई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हिरासत में रखने की शक्तियां प्रशासन के लिए मनमानी न हो जाएं। पीठ ने कहा कि नागरिक की स्वतंत्रता को राज्य की सुस्ती और उनकी देरी की वजह से बलि नहीं चढ़ाया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीते 5 सालों में तेलंगाना अधिनियम 1986 के तहत जारी 5 हिरासत आदेशों को रद्द किया गया है। पीठ ने कहा कि तेलंगाना अधिनियम 1986 के तहत बीते 1 साल में तेलंगाना हाई कोर्ट ने 10 हिरासत आदेशों को खारिज किया है। अपीलकर्ता मल्लादा के श्री राम के भाई हैदराबाद के बंजारा हिल्स के मेसर्स एक्सोरा कॉर्पोरेट सर्विसेज कंपनी में एक कर्मचारी के रूप में काम करते थे। उन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा था। आरोपी को दर्ज मामले में जमानत मिलने के बाद 19 मई 2021 को तेलंगाना अधिनियम 1986 की धारा 3(2) के प्रावधानों के तहत उसे हिरासत में लेने का आदेश पारित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं असम में एनआरसी की अंतिम लिस्ट में जगह पाने वाले लोगों को आधार कार्ड जारी करने की मांग वाले मामले पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और UIDAI को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले पर सांसद सुष्मिता देव का कहना है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है। उन्होंने कहा कि 182 दिनों के लिए देश में रहने वाला व्यक्ति भी आधार के नामांकन के लिए पात्र हो जाता है। इसीलिए असम में जिन लोगों के नाम एनआरसी की अंतिम सूची में है, उन लोगों को आधार कार्ड दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, असम सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या UIDAI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या असम की अंतिम पूरक एनआरसी लिस्ट में आए लोगों का आधार कार्ड बनाया जा सकता है या नहीं। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव की याचिका पर कोर्ट ने तीनों पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि अदालत नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स या एनआरसी की अंतिम पूरक सूची में शामिल व्यक्तियों को आधार कार्ड जारी करने का आदेश जारी करे। जस्टिस UU ललित, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा की खंडपीठ ने इस मामले पर नोटिस जारी किया है। देव ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि लगभग 21 लाख लोग जिनके नाम 31 अगस्त 2019 की अंतिम पूरक सूची के माध्यम से एनआरसी में शामिल किए गए थे, उन्हें इस तथ्य के कारण आधार नंबर प्रदान नहीं किया जा रहा है। केंद्र ने एनआरसी बायोमेट्रिक डेटा को रोक लिया है और दावों और आपत्तियों के निपटान के उद्देश्य तौर तरीकों का हवाला देते हुए केंद्र ने इसे होल्ड किया है। नतीजन ये लोग आधार के माध्यम से उपलब्ध लाभों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि आधार नंबर प्राप्त करने में सक्षम नहीं होने से लगभग 20 लाख लोग संकट में पड़ गए हैं, क्योंकि वो राज्य द्वारा स्वीकृत योजनाओं, सब्सिडी और लाभों का उपयोग नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आधार व्यवस्था के तहत अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होती है। याचिका में कहा गया है कि आधार न होने की वजह से शिक्षा की पहुंच, नौकरियों के लिए आवेदन, पैन कार्ड के लिए आवेदन, राशन कार्ड, बैंक खाते खोलने आदि में लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है और इसलिए ऐसे लोगों की आजीविका का अधिकार, भोजन का अधिकार या स्वतंत्रता, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक, आत्मनिर्णय और स्वायत्ता सभी प्रभावित हो रही हैं। याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार ऐसे व्यक्ति को आधार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निर्धारित समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि राज्य की कार्रवाई उन लोगों के साथ एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाती है जिनके नाम पूरक सूची में दर्ज किए गए हैं, जो पहली एनआरसी सूची में पंजीकृत व्यक्ति से अलग है। दरअसल टीएमसी की राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर असम एनआरसी 2019 की अंतिम लिस्ट में जगह पाने वाले लोगों को आधार कार्ड जारी करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पाटीदार आंदोलन हिंसा मामले में हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा के मामले में हार्दिक पटेल को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगा दी। पटेल ने चुनाव लड़ने के लिए दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाए जाने की मांग की थी और ऐसे में हार्दिक पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर सजा को निलंबित किए जाने की मांग की थी, ताकि वह 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ सके। हार्दिक पटेल को 2019 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया था। गुजरात के पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा मामले में आरोपी कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
सजा के खिलाफ लगी हार्दिक की याचिका पर फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। जज जस्टिस एस.ए. नजीर और जज जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि ये हाई कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला होता है। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने मामले की सुनवाई की शुरुआत में अभिवेदन दिया कि हार्दिक पटेल को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके अधिकार का उल्लंघन है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सजा के लिए बुनियादी मानदंड निर्धारित है। उन्होंने कहा, आपराधिक कानून में किसी मानक दिशा निर्देश के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा सही है, आप इसे तय कर सकते हैं। इसके बाद बेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा, तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने के बाद हमारा मानना है कि ये हाई कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने का एक उचित मामला होता है। सजा पर तब तक रोक लगाई जाती है जब तक कि अपीलों पर तदनुसार फैसला नहीं लिया जाता है। पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में हार्दिक पटेल को गुजरात हाईकोर्ट ने दोषी माना था और भारतीय कानून के मुताबिक कोई भी दोषी व्यक्ति तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक उसके दोषी साबित होने पर रोक न लग जाए। इसके बाद हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 2019 के लोकसभा चुनावों का हवाला देकर जल्द से जल्द सुनवाई करने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और हार्दिक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे। हार्दिक पटेल अब गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है। 2015 के विसनगर दंगा मामले में 2 साल की सजा पाने वाले हार्दिक फिलहाल जमानत पर हैं, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर शर्त लगा रखी है, जिसे वो हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा याचिका में दंगे में दोषी होने के चलते चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। वो कोर्ट से दंगा मामले में अपना दोष स्थगित कराना चाहते हैं, जिससे वो चुनाव लड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से हरिद्वार धर्म संसद में कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषणों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच केस की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि हिमाचल में रविवार को धर्म संसद होनी है, इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि रोक लगाने से पहले हिमाचल सरकार की बातें सुननी होगी। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता स्थानीय कलेक्टर के पास जा सकते हैं। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में होने वाली धर्म संसद पर रोक लगाने के लिए याचिकाकर्ता को स्थानीय कलेक्टर के संपर्क करने की छूट दी है। उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में आयोजित धर्म संसद में नफरत भरे भाषण के खिलाफ दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं याचिकाकर्ता कुर्बान अली के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि रविवार को हिमाचल में भी धर्म संसद होने वाला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल के अधिकारियों को मामले के पुराने आदेश की जानकारी दें। कपिल सिब्बल की इस मांग पर जस्टिस A.M. खानविलकर ने कहा कि इससे पहले हिमाचल सरकार की बात सुननी होगी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता स्थानीय कलेक्टर के पास जा सकते हैं। साथ ही कहा कि याचिका की कॉपी हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ भी दे दी जाए। अगली सुनवाई से पहले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से हरिद्वार धर्म संसद में कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषणों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। काश मैं भी सांसद होता और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी 6 की 6 गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक संगठन द्वारा आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे थे और नाथूराम गोडसे को बापू की हत्या के लिए सही ठहराया था। कालीचरण महाराज ने कहा कि लोगों को धर्म की रक्षा के लिए एक कट्टर हिंदू नेता को सरकार का मुखिया चुनना चाहिए। कालीचरण दास ने कहा था कि इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है। हमारी आंखों के सामने उन्होंने 1947 में कब्जा कर लिया था।
उन्होंने पहले ईरान, इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इस विवाद के बाद कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का एक वीडियो सामने आने के बाद से बवाल मच गया था। दरअसल इस धर्म संसद में एक वक्ता ने विवादित भाषण देते हुए कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को हथियार उठाने की जरूरत है। वक्ता ने कहा था कि किसी भी हालत में देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री न बने। वक्ता ने कहा था कि मुस्लिम आबादी बढ़ने पर रोक लगानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से सख्त रुख अख्तियार करते हुए केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। रसूखदार टीएमसी नेता के बेटे पर गैंगरेप और नाबालिग की मौत का आरोप है। आरोप ये भी है कि पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि केस से डायरी से साफ होता है कि पीड़िता के परिजनों को धमकी भी दी जा रही है। ऐसे में जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जा रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति की लगभग 14 वर्ष की एक नाबालिग लड़की के सामूहिक बलात्कार और मौत की सीबीआई को स्थानांतरित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि मामले में आरोपी बृजगोपाल गोलैन था, जिसे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता का बेटा और गजना ग्राम पंचायत का सदस्य बताया गया था। कोर्ट ने कहा कि हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि आरोपी सत्ताधारी दल के एक शक्तिशाली नेता का बेटा है और केस डायरी में ऐसी सामग्री उपलब्ध है जो दर्शाती है कि पीड़ित के परिवार के सदस्यों को धमकी दी गई है। पीठ ने पाया कि जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गंभीर चूक हुई। तथ्य ये है कि कोई मेडिको लीगल केस रिपोर्ट नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र ने संदेह पैदा किया कि पूरी घटना को दबाने का प्रयास किया गया था। आरोप है कि 4 अप्रैल को पीड़िता को गोलैंड की बर्थडे पार्टी में बुलाया गया था, जहां उसके साथ उसके और 4 से 5 अन्य दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उसे लगभग 8 बजे बीमार, खड़े होने में असमर्थ, उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था और शराब की गंध आ रही थी। उसे उसके घर वापस भेज दिया गया था। स्थानीय डॉक्टरों ने उसकी मां के लौटने के तुरंत बाद बेटी बिस्तर पर मृत पाई गई। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि परिवार को पीड़िता को निजी या सरकारी अस्पताल में ले जाने से रोका गया और परिणाम स्वरूप उसके निजी अंगों से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण लड़की की मृत्यु हो गई। उनका ये भी निवेदन था कि परिवार को धमकाया गया और पुलिस ने अगले दिन रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। एक स्थानीय एनजीओ के हस्तक्षेप के बाद ही पुलिस ने 5 दिनों के अंदर प्राथमिकी दर्ज की थी। ये याचिकाकर्ता की चिंता थी कि जांच पर्याप्त रूप से नहीं की जा रही थी, क्योंकि आरोपी के पिता टीएमसी नेता हैं। उनका कहना था कि प्रदेश की शीर्ष कार्यकारिणी भी इसे प्रेम प्रसंग की वजह से हुई घटना बता रही है। इसलिए लोगों को निष्पक्ष जांच करने के लिए राज्य की पुलिस मशीनरी पर भरोसा नहीं था। राज्य ने कोर्ट को एक केस डायरी सौंपी और कहा कि पुलिस अधिकारी मामले की ठीक से जांच कर रहे हैं। अदालत को सूचित किया गया कि एक गिरफ्तारी की गई है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 164 के तहत संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। सीबीआई को 2 मई तक जांच की प्रगति का वर्णन करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। अधिकारियों को पीड़ित के परिवार के सदस्यों और गवाहों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मस्जिद केस को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि नियुक्त कमिश्नर 19 अप्रैल को मंदिर मस्जिद परिसर का दौरा करेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दौरे के दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर के दौरे के दौरान सुरक्षा बल तैनात किया जाए, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई।
सुनवाई के दौरान काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला किया है। नियुक्त कमिश्नर 19 अप्रैल को मंदिर मस्जिद परिसर का दौरा और वीडियोग्राफी करेंगे। कोर्ट ने इस दौरान सुरक्षा बल तैनात करने का आदेश दिया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। वाराणसी जिला कोर्ट ने सितंबर 2020 में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस याचिका में परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने परिसर के निरीक्षण, रडार अध्ययन और वीडियोग्राफी के लिए कोर्ट से आदेश मांगा था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि परिसर को हिंदू देवताओं को वापस सौंप दिया जाना चाहिए। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किया है। भगवान विश्वनाथ मंदिर की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि मंदिर को नुकसान पहुंचाने से संपत्ति का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता है। वहीं इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया के समक्ष अधिवक्ता ने कहा कि वक्फ एक्ट में संपत्ति का पंजीकरण हो जाने मात्र से गैर मुस्लिम लोगों को उस संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी संपत्तियों में गैर मुस्लिम लोगों का संपत्ति से अधिकार खत्म नहीं हो जाता। प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल प्रतिवाद पत्र में दावा किया गया है कि यहां विश्वनाथ मंदिर कभी था ही नहीं और औरंगजेब बादशाह ने उसे कभी तोड़ा ही नहीं, जबकि मस्जिद अनंत काल से कायम है। उन्होंने अपने परिवाद पत्र में ये भी माना कि कम से कम 1669 से ढांचा कायम चल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इस विवादित ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग है। इतना ही नहीं, ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित हैं। दावा किया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने 1664 में नष्ट कर दिया था। फिर इसके अवशेषों से मस्जिद बनवाई, जिसे मंदिर की जमीन के एक हिस्से पर ज्ञान वापसी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ था। इस याचिका के जरिए ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति मांगी गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1993 में स्टे लगाकर मौके पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। हालांकि स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसले के बाद 2020 में वाराणसी की कोर्ट में फिर से मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभी कई अदालतों में इस विवाद को लेकर कई केस दाखिल हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में इतना ही। नमस्कार।